रामदेव ने शरबत लॉन्च किया है, क्या आप उसका टेस्ट करेंगे? और वो शरबत पियेंगे तो मस्जिद और मदरसे क्या आप बनेंगे। उसका टेस्ट करेंगे? और जिसमें गौमूत्र की शक भी हो, शरबत में भी नफ़रत, ये बहुत मैं समझता हूँ दर्द की बात है कि हर जगह हम मोहब्बत की जगह नफ़रत ढूंढते हैं। मुझे याद है कि सन 2010 की बात है, 1 नवंबर इसी स्टेडियम के मैदान में हमारे रामपुर बाबा रामदेव आए थे। उस वक्त इनकी भारत स्वाभिमान यात्रा थी और मैंने इनका वेलकम किया था। उस वक्त मैं नहीं समझता था, मैं इनको योग गुरु सिर्फ मानता था, मैं नहीं मानता था कि ये कोई राजनीति इनके इसके पीछे है। उस वक्त यहाँ के जो मुस्लिम बहुत से संगठनों ने मेरा विरोध भी किया था। हालांकि जिन लोगों ने विरोध किया था, मज़े की बात यह है कि वो आज खुद भाजपा के डायरेक्ट इनडायरेक्ट सपोर्टर हैं, जिन्होंने मुझसे ये तक कहा था कि आप कलमा पढ़िए फिर से मुसलमान बनिए। हालांकि मैं उस वक्त मेरी नीयत सिर्फ ये थी कि भारत स्वाभिमान यात्रा के नाम पर एक पूरे देश में यात्रा चल रही थी और उसमें ये बात चलती थी कि उस समय में कि जब चाइनीज़ में अपने बच्चों को पढ़ाकर, पाठ्यक्रम पढ़ाकर वर्ल्ड का सुपर पावर की टक्कर बन सकता है, स्पेनिश में अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, तो हम भारतीय उर्दू और हिंदी जो हमारी मातृभाषाएं हैं उसमें अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा सकते। और जब आईपीसी सीआईपीसी की जितनी धाराएं हैं ये अंग्रेज़ों की बनाई हुई हैं, तो हम इसको क्यों नहीं चेंज कर सकते। तो मुझे उस वक्त ये बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि उसके पीछे भी इनकी राजनीति थी। जैसे आज देखिए कि शरबत में भी नफ़रत इनके इसके पीछे, और वो भी व्यापार की वजह से। तो ये मैं समझता हूँ बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बयान है और मुझे बड़ा अफसोस हुआ इस बात का। आप काफ़ी जागरूक हैं, जो इस समय जो उन बयानों को लेकर अलग अलग तरह से सोच रहे हैं, आपके हिसाब से क्या उनकी प्रतिक्रिया होना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ किसी भी मुल्क की तरक्की जो है वो मोहब्बत से होती है और हमारे मुल्क की तो पूरी दुनिया में खूबसूरती है। गुलदस्ते के अंदर जब मुख्तलिफ़ तरह के फूल होते हैं वो खूबसूरत लगता है। अगर आप एक रंग में सबको रंगेंगे और आप व्यापार के लिए भी नफ़रत को उजागर करेंगे तो मैं ये नहीं समझता। मैं मार्केटिंग लाइन का बंदा हूँ, मैंने मार्केटिंग, मेरा बिज़नेस भी है, मैं मेडिसिन की मार्केटिंग करता हूँ। हमें ये सिखाया जाता है कि आप अपने प्रोडक्ट की तारीफ़ में दूसरे की बुराई मत करना, क्योंकि आप इनडायरेक्ट अगर बुराई करेंगे तो उस प्रोडक्ट को ज़्यादा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आप देख लीजिए, उसी दिन के बाद से रुअफ़ज़ा की जो बेम्पर सेल हुई है, मैं समझता हूँ शायद इससे पहले भी नहीं हुई होगी। अच्छा, आपने मार्केटिंग का जिक्र किया तो मैं आपसे पूछूं कि जो बाबा रामदेव ने शरबत लॉन्च किया है, क्या आप उसका टेस्ट करेंगे? देखिए, मैं मुसलमान पहले हूँ और जिसमें गौमूत्र की शक भी हो। मैं आपको और एक बहुत बड़ा रहस्य बता दूँ। जिस वक्त बाबा रामदेव यहाँ आए थे, उन्होंने मुझे उपहार में 2 च्यवनप्राश के गिफ्ट दिए थे और चूँकि मुझे उसमें बहुत सी चीज़ों पर ये मालूम है कि वो गौमूत्र इस्तेमाल करते हैं, तो देखिए मैं उन चीज़ों को, मैं जिसमें शक भी हो मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो मैंने वो किसी को गिफ्ट भी नहीं किए थे, मैंने जहाँ उसकी असल जगह थी वहाँ नष्ट कर दिए थे। बस ये समझ लें आप। परवेज़ निज़ामी जी, बाबा रामदेव ने बयान के साथ कोट किया, उन्होंने कहा है कि ये शरबत अगर पियेंगे तो इसका फंडिंग जो है उनको होगी, मदरसों को होगी। अगर बाबा रामदेव का शरबत पियेंगे तो गुरुकुलों को होगी। क्या कहेंगे उस बयान को लेकर? देखिए, जहाँ तक मुझे इत्तलात हैं और जहाँ तक मेरी मालूमात है कि वहाँ जो ज़्यादातर एम्प्लॉई हैं हमारे मुस्लिम नहीं है, हमारे बरादरान वतन हैं, इस मुल्क के हमारे दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं और वो वहाँ जॉब करते हैं। तो हमदर्द में तो ज़्यादातर आप समझ लीजिए कि उसकी आमदनी का हिस्सा कौन है। शरबत को राजनीति का रंग दिया जा रहा है आपके साथ? राजनीति भी और व्यापार भी। असल ये मुझे तो ऐसा लगता है, पहले मैं बताऊं आपको एक और बड़ी अजीब बात बताऊंगा। 2014 से पहले मेरे दिल में थोड़ा सा आरएसएस के बारे में भी और भाजपा के बारे में भी सॉफ्ट कॉर्नर था। मैं ये समझता था ये जितनी भी बातें करते हैं तो कोई राजनीति की कुछ मजबूरी होती है, कुछ उल्टा सीधा करना पड़ता है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की ये अलमिया है कि यहाँ सीधे सीधे अगर शिक्षा के नाम पर आप वोट मांगो, ये दुर्भाग्य है हमारा, और स्वास्थ्य के नाम पर वोट मांगो, रोजगार, तो कोई पार्टी को वोट नहीं मिलता। यहाँ राजनीति में धर्म जातियाँ लाई जाती हैं। तो मैं उस वक्त मेरे दिल में इनके लिए थोड़ी हमदर्दी थी कि ये शायद ये उल्टी सीधी बातें करते हैं, ये शायद इसलिए करते हैं कि ये सत्ता तक पहुँच जाएँ। जब ये सत्ता में पहुँच जाएंगे तो ये फिर गलत नहीं करेंगे। जैसे कहते थे हमें बचपन में, अगर क्लास के सबसे शैतान बच्चे को मॉनिटर बना दो तो वो क्लास। लेकिन इन 10 सालों में हमने तो देखा कि ये लगातार नफ़रत में नफ़रत। बकौल एक साहब के शायद उनका आखिरी हो ये सितम, हर सितम हम ये सोच कर रहे हैं, लेकिन लगातार कभी लव जिहाद है तो कभी जो है ट्रिपल तलाक है। अरे भाई, रोज़गार, वक्फ बोर्ड है, ये तमाम चीज़ें क्यों ला रहा हो भाई? आप इतने बड़े मुसलमानों के हितैषी तो आपने स्कॉलरशिप हमारी क्यों ख़त्म की? आप इतने बड़े हमारे हमदर्द बन रहे हो। अधूरा सच पूरे झूठ से ज़्यादा खतरनाक होता है। आप कहते हो कि साहब पहले मुसलमानों को भ्रमित किया गया CAA के बारे, अब किसी की नागरिकता नहीं गई, ये अधूरा सच है। पूरा सच ये है कि जिस दिन NRC NPR आ गया, वो NRC फिर वो जो है CAA का कानून जो है वो नुकसान पहुँचाएगा। ये आप देख लीजिए आसाम में क्या हुआ है। तो इसी तरह ये वक्फ बिल है, आज उसकी अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि उसकी कोई ऐसी खबर सुनवाए जो पूरे देश के हित में हो।